टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 5 न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आता है। आज का जो टॉपिक है नाभिक के मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कहा गया कि वैसे तो मूलभूत कण वे होते हैं जो न तो कभी भी किसी वस्तु में परिवर्तित होते हैं और न ही किसी अन्य वस्तु से निर्मित हो सकते हैं तथा एक समय सीमा में जिनका आचरण भी अपरिवर्तनीय रहता है। लेकिन परमाणु ये नाभिकों के संदर्भ में मूलभूत कणों से हमारा तात्पर्य उन कणों से है जिन पर नाभिकों से संबंधित समस्त क्रियाएं निर्भर करती है तथा जिनके द्वारा नाभिकों की समस्त घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। वर्तमान में नाभिकीय रसायन इतना विस्तृत विषय हो चुका है कि उसकी समस्त घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या के लिए 100 से भी अधिक मूलभूत कणों की परिकल्पना करनी पड़ती है। लेकिन हम ऐसे मूलभूत कणों का ही विवेचन करेंगे जिनकी सहायता से रेडियो एक्टिविटी, एक नाभिक का दूसरे में रूपांतरण तथा नाभिकीय स्थायित्व आदि सामान्य घटनाओं की व्याख्या की जा सके। यह भी बताना उचित है कि रेडियो सक्रियता तथा तत्वों के रूपांतरण जैसी घटनाओं की नाभिक की खोज से पूर्व से ही थी, लेकिन इनकी व्याख्या नाभिक की खोज के पश्चात ही हो सकी। यह ज्ञात होने के पश्चात के नाभिक परमाणु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, उक्त घटनाओं को नाभिक से जोड़कर देखा जाने लगा। यह सुझाव दिया गया कि किसी नाभिक के रूपांतरण द्वारा नए नाभिक का निर्माण होने पर नया तत्व प्राप्त होता है तथा नाभिकीय विखंडन का परिणाम ही रेडियो सक्रियता है, क्योंकि अल्फा तथा बीटा कण नाभिकों से उत्सर्जित होते हैं। नाभिकों की संरचना के व्याख्या के पर वैज्ञानिकों का एक ही मत था कि जिस प्रकार अणु के परमाणु के संग्रह के रूप में माना जा सकता है, उसी प्रकार नाभिक भी बहुत मूलभूत कणों का संग्रह मात्र है। लेकिन नाभिक से विवर्तित होने वाले कणों को आवश्यक रूप से नाभिक के मूलभूत कण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह संभव है कि ये कण नाभिक में उपस्थित ही न हो तथा इनका निर्माण परिस्थिति जन्य ही हो। उदाहरण के लिए रेडियो सक्रियता के समय नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन किसी भी नाभिक में अल्फा कण नहीं पाए जाते हैं। यह भी संभव है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इन कणों की उत्पत्ति हुई हो। अन्य उदाहरणों में नाभिक से गामा कण का उत्सर्जन भी होता है, लेकिन यह संभव नहीं कि नाभिक के विखंडन से पूर्व ये किरण नाभिक के अंदर विद्यमान हो। इसी प्रकार था अल्फा तथा बीटा कण अधिकांश रेडियो सक्रिय नाभिकों के अपक्षय उत्पाद डीके प्रोडक्ट्स है, लेकिन किसी भी नाभिक में पृथक हीलियम नाभिक अल्फा कण व इलेक्ट्रॉन बीटा कण नहीं पाए जा सकते। वास्तव में नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय द्रव्यमान का क्षय ऊर्जा में परिवर्तित होकर गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होता है। नाभिक के रूपांतरण तथा विखंडन फ्रेगमेंटेशन की व्याख्या यह मानकर की जा सकती है कि नाभिक दो मूलभूत कणों न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, जिन्हें न्यूक्लियन कहते हैं, से बने होते हैं। नाभिकों से जुड़ी बहुत सी अन्य घटनाओं की व्याख्या बहुत से अन्य कणों का अस्तित्व मानकर की जा सकती है। नाभिकों में पाए जाने वाले तथा इनसे उत्सर्जित होने वाले न्यूक्लियन तथा अन्य कणों के विशिष्ट गुणों को संक्षेप में सारणी में दिया गया है। जैसे ये सारणी है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रतीक इसका रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा, इस सारणी में ये दिया गया है रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा उत्सर्जित होने वाले कुछ मुख्य कण एवं उनके गुण। क्रम संख्या 1 कण है इलेक्ट्रॉन, प्रतीक ये है, आवेश इसका -1 होता है, द्रव्यमान 0.00055, चक्रण हाफ है, अर्धायु अस्थायी होते हैं। प्रोटॉन प्रतीक है P, आवेश +1, द्रव्यमान 1.007277, हाफ, चक्रण होता है, अस्थायी अर्धायु अस्थायी होती है। न्यूट्रॉन प्रतीक है N, आवेश 0, 1.008665, चक्रण हाफ, अर्धायु 750 सेकेंड। पॉजिट्रॉन E+/β+, प्रतीक है इसका, आवेश +1 है और द्रव्यमान 0.005486, हाफ, अस्थायी, चक्रण है, चक्रण हाफ है और अर्धायु अस्थायी है इसका। न्यूट्रिनो न्यू से डिनोट किया जाता है, आवेश 0 है, द्रव्यमान <0.000002, चक्रण हाफ होता है और ये अस्थायी होता है। उदासीन पाई मेसॉन, इसको पाई 0 से प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, आवेश इसका 0 है और ये द्रव्यमान इसका 0.1454 है, चक्रण 0 होता है, 10⁻⁻15 सेकेंड इसकी अर्धायु।
इसी तरह से धनावेदी पाई में शोन है। पाई प्लस आवेश +1, द्रव्यमान 0.1514, चक्रण 0, अर्धायु 2.6 × 10⁻⁸ सेकेंड। इसी तरह से ऋणावेशित पाई में शोन है। इसका जो प्रतीक है पाई माइनस है, आवेश है -1 है, द्रव्यमान है 0.1514 है, चक्रण है 0 और इसकी जो अर्धायु है 2.6 × 10⁻⁸ सेकेंड। एंटी प्रोटॉन है, प्रतीक P- है, आवेश -1 है, द्रव्यमान 1.007277 है, चक्रण है हाफ है और ये स्टेबल होता है। उपर्युक्त सारणी में वर्णित मूलभूत कणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से। इलेक्ट्रॉन है, E- बीटा पार्टिकल इसको कहा जाता है। परमाणु घटक के रूप में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की पहचान की गई थी 1879 में। सर विलियम क्रुक ने कैथोड किरणों की खोज की एवं प्रदर्शित किया कि ये किरणें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से विचलित होती है। इससे यह संकेत मिलता है ये किरणें आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। 1895 में पेरिन ने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ये किरणें ऋण आवेशित है। 1897 में सर जे थॉमसन ने इन किरणों के लिए E/m का मान ज्ञात किया तथा पाया कि किरणों के कणों का E/y मान कैथोड के निर्माण में प्रयुक्त धातु तथा विसर्जन नलिकाएं भरी गैस पर निर्भर नहीं करता अपितु सदैव स्थिर रहता है। कैथोड किरणें जब स्वतंत्र रूप से गति कर सकने वाले पैडल पर गिरती है तो ये पैडल घूमने लगता है। अतः थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें छोटे छोटे ऋणावेशित कणों की बनी होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ के आवश्यक अवयव होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 × 10⁻19 कूलम तथा द्रव्यमान 9.106 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। नाभिकों से उत्सर्जित होने वाले इन कणों को बीटा कणों के नाम से भी भेद किया जाता है। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने 1886 में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करके धनात्मक अथवा कैनाल किरणों की खोज की जो नलिकाएं भरी गैस के धनायनों की बनी होती है। अतः इन कणों की प्रकृति नलिका से भरी गैस पर निर्भर करती है। जे थॉमसन ने नलिका में विभिन्न गैसों को परिवर्तित करके इनके किरणों के संघटक कणों का E/m ज्ञात किया। नलिका में जब हाइड्रोजन गैस भरी होती है तभी इनका मान अधिकतम होता है। इन किरणों पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। अतः यह माना गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहित परमाणु जिसे प्रोटॉन कहते हैं धनावेश का इकाई होता है। प्रोटॉन का भार 1.6725 × 10⁻⁷ किलोग्राम है जो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना अधिक होता है। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करने में पाया कि उनके टकराव से एक नया कण प्राप्त होता है। इन कणों का द्रव्यमान अल्फा कणों की तुलना में 1/4 तथा आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान लेकिन विपरीत पाया जाता है। यह कण ही हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक है। बाद के प्रयोगों में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के स्थान पर अन्य तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की तथा पाया कि अधिकांश तत्वों से नाइट्रोजन की तरह प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। उसने सुझाव दिया कि प्रोटॉन सही परमाणु नाभिकों के आवश्यक अवयव हैं। बाद में प्रयोग से यह अनुमान सत्य पाया गया। समान प्रोटॉन उसी प्रकार से मूलभूत धनावेश है जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूलभूत ऋणावेश है। ताकि किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हो उसकी परमाणु संख्या इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन रदरफोर्ड 1911 की परमाणु नाभिक की खोज के पश्चात ऐसा विश्वास किया जाता है कि नाभिक के केवल धनावेशित प्रोटॉन का बना होता है। प्रोटॉनों का द्रव्यमान परमाणु पैमाने द्वारा मापा जाता है। अतः किसी परमाणु जिसका परमाणु भार A है में A प्रोटॉन होने चाहिए, जिसका अर्थ हुआ कि उस परमाणु भार के बराबर संख्या में धनावेश अपेक्षित था। परंतु किसी नाभिक पर धनावेश उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है जो कि परमाणु भार का लगभग आधा होता है। इसके पश्चात एक अन्य विचार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार नाभिक में A प्रोटॉन तथा A-Z इलेक्ट्रॉनों का होना बताया गया।
जिससे उसका परमाणु भार ए तथा उस पर धनावेश ए माइनस जेड बराबर जेड होगा। इस विचार को रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा बीटा कणों के उत्सर्जन से समर्थन मिला। परंतु नाभिक का यह मॉडल को उस परमाणु के नाभिक को विशेष रूप से नाइट्रोजन के नाभिक के चक्रण को समझाने में असफल लगा, क्योंकि इसके नाभिक में 14 प्रोटॉन होने पर नाभिकीय क्वांटम संख्या 0 अपेक्षित है, जबकि वास्तव में यह 1 पाई जाती है। 1920 में रदरफोर्ड सहित 3 वैज्ञानिक नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से बने एक उदासीन कण न्यूट्रॉन के अस्तित्व का सुझाव दिया। 1932 में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात हाइजेनबर्ग ने गणना के आधार पर बतलाया कि नाभिक केवल न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का बना होता है तथा इनका मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। किसी परमाणु के नाभिक प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। अतः नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या को जेड द्वारा, न्यूट्रॉनों की संख्या को एन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, जिसे ए द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जो कि नाभिक के संघटक कण है, अतः इन्हें सामान्यतः न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। 20 से कम परमाणु संख्या वाली हल्की धातु जैसे बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो कुछ अत्यधिक विभेदन क्षमता वाले कणों का उत्सर्जन होता है। इन कणों को उनकी उदासीन प्रकृति के कारण न्यूट्रॉन कहते हैं। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराने पर तो न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह उदासीन प्रकृति का होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻⁷ किलोग्राम होता है। इसकी अर्धायु लगभग 750 सेकंड होती है। ये नाभिक के बाहर अस्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, इस अभिक्रिया से नाभिक द्वारा बीटा कणों के उत्सर्जन को समझाया जा सकता है। चौथा है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। 1932 तक प्रोटॉन ही मान्यता प्राप्त धनावेशित ज्ञात कण था। किसी धनीय इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के पक्ष में प्रायोगिक प्रमाण उपलब्ध न होने के पश्चात उपरांत हुए अंग्रेज भौतिक शास्त्री डिराक ने 1928 में सैद्धांतिक तत्वों के आधार पर इलेक्ट्रॉन के जैसा धनीय कण पाए जाने की संभावना व्यक्त की। डिराक की गणनाओं में जब एक धनावेशित कण के समावेश की आवश्यकता सामने आई तो उस समय प्रोटॉन के अतिरिक्त और कोई धनावेशित कण ज्ञात न होने के कारण पहले तो उसने यह कण भी प्रोटॉन ही समझा, लेकिन उसके सिद्धांत के अनुसार एक ऐसे धनीय कण की आवश्यकता थी जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन जितना था, आयु अति न्यून हो, क्योंकि ऐसे कण से अपेक्षा थी कि वह इलेक्ट्रॉन से तुरंत संयुक्त होकर दोनों अपना अस्तित्व ही समाप्त कर डालेंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित हो जाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में प्रोटॉन एक अस्थायी कण है तथा इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अत्यधिक भारी तो है ही। इन धनावेशित इलेक्ट्रॉन, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, के अस्तित्व का प्रमाण अंतर एंडरसन को 1932 में प्राप्त हुआ, जब वे क्लाउड चैम्बर नामक उपकरण से कॉस्मिक किरणों का अध्ययन कर रहे थे। एंडरसन ने इस कण का नाम पॉजिट्रॉन रखा। थीबोर्ड ने 1934 में पॉजिट्रॉन का EYM निकाला तथा बताया कि राशि इलेक्ट्रॉन की EYM के अति निकट है। पॉजिट्रॉन का औसत आयु उसके वातावरण पर निर्भर करती है, तथापि सामान्यतः यह 10⁻⁷ सेकेंड श्रेणी की होती है। एक पॉजिट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन की धनीय प्रतिभूति काउंटर पार्ट है। इनकी उत्पत्ति या तो पदार्थ तथा उच्च ऊर्जाई किरणों कॉस्मिक रेज की पारस्परिक क्रिया से होती है या ये कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों से प्राप्त होते हैं। एंटी प्रोटॉन सैद्धांतिक भौतिक शास्त्रियों का विश्वास था कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक द्रव्यमान युक्त कण के साथ साथ वैसा ही लेकिन विपरीत विद्युत आवेश वाला कण भी पाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की प्रतिभूति पॉजिट्रॉन की खोज के पश्चात प्रोटॉन की ऋणीय प्रतिभूति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाने लगा। अतः ऐसे कण की खोज के प्रयास आरंभ हुए तथा 1955 में प्रोटॉन को 6 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा त्वरित करके कॉपर लक्ष्य के ऊपर बमबारी द्वारा एंटी प्रोटॉन प्राप्त किया। जब कोई त्वरित प्रोटॉन कॉपर परमाणु के न्यूट्रॉन से टकराता है तो प्रोटॉन तथा एंटी प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। इस तरह की टक्कर में प्रोटॉन ऊर्जा का आइंस्टीन समीकरण E=mc² के अनुसार द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है। एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है।
यह निर्वात में अस्थायी है तथा इसका क्षणिक क्षय नहीं होता है। इसका चक्रण प्लस माइनस हाफ होता है। इसके ऊपर 1.60 to 10⁻19 C ऋणीय आवेश कूलम ऋणीय आवेश पाया जाता है। छठा जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रिनो है। रेडियो तत्वों के नाभिकीय विखंडन में बीटा किरणों के उत्सर्जन को समझाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि एक न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन देता है। चूँकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन तीनों कणों के चक्रण प्लस हाफ या माइनस हाफ होते हैं, न्यूट्रॉन का चक्रण विखंडन से पूर्व प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा तथा विखंडन के पश्चात प्राप्त प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण +1 0 या -1 होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और कुल चक्रण प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ = 1। न्यूट्रॉन का प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्रोटॉन का ऊपर या नीचे, इलेक्ट्रॉन का नीचे, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 और माइनस हाफ -1। लेकिन विखंडन से पूर्व तथा विखंडन के पश्चात कुल चक्रण समान रहना चाहिए। बीटा क्षय की प्रक्रिया में ऊर्जा व चक्रण के अविनाशिता को समझाने के लिए पाउली ने 1931 में एक नए कण के अस्तित्व की परिकल्पना करते हुए सुझाव दिया कि न्यूट्रॉन के विघटन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के साथ साथ एक शून्य आवेश वाला है कण का भी उत्सर्जन का द्रव्यमान अत्यधिक कम तथा चक्रण प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। इस कण को न्यूट्रिनो नाम दिया गया। न्यूट्रॉन के विखंडन के पश्चात प्राप्त तीन कणों में से 2 कण का चक्रण तो समान दिशा में पाया जाएगा तथा तीसरे कण का चक्रण विपरीत दिशा में होगा। जैसे विखंडन के पश्चात प्राप्त तीनों कणों का कुल चक्रण प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। एक न्यूट्रॉन के विघटन से बने उपरोक्त तीनों कणों में से प्रोटॉन नाभिक में रह जाता है तथा शेष दोनों कण इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो उत्सर्जित हो जाते हैं। 7वां जो कण है वो है मेसॉन पाई। इन कणों के अस्तित्व का विचार जापानी वैज्ञानिक युकावा द्वारा नाभिकीय बल को समझाने के लिए किया गया था। ये कण 3 प्रकार के होते हैं: धनावेशित मेसॉन, ऋणावेशित मेसॉन एवं उदासीन मेसॉन। आवेशित मेसॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 276 गुना भारी है। 276 गुना भारी, जबकि उदासीन मेसॉन केवल 265 गुना भारी होते हैं। मेसॉन का चक्रण शून्य होता है। आवेशित मेसॉन की अर्धायु 2.6 × 10⁻8 सेकंड होती है तथा इसका निरंतर विघटन होता रहता है। उदासीन मेसॉन की अर्धायु और भी कम 10⁻6 सेकंड होती है। तो आज के टॉपिक में जो सो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं और कितने कौन से न्यूक्लियंस इसके अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसके बारे में जो सो यहाँ पे अध्ययन किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक बताई जाएगी न्यूक्लियाइड्स के बारे में। तो अभी जो सो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। 7 तरह के जो सो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अलावा जो सो ये सब पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स जो है सो पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन, पाई मेसॉन, वो तीनों तरह की जो सो होती है इसमें धनावेशित मेसॉन, ऋणावेशित मेसॉन, उदासीन मेसॉन। तो इस तरह आज हम जो सो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जानकारी जो सो दिया गया आज। सो नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियाइड्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।